So hello students, how is doing? Hope you all are doing great. Hope you all are absolutely fine. Welcome to Matrix classes. My name is Shubham Upadhyay and I'm your physics tutor. और आज मैं वापस आ गया हूँ क्लास 10 फिजिक्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4 लेके, जो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम पढ़ रहे थे। हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 प्रीवियसली कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है जाइए देखिए यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तभी आपको लेक्चर नंबर 4 ईजिली समझ में आएगा। सो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप पिछले लेक्चर को देख के आएँ, तब आने वाले लेक्चर, हमारे अपडेट लेक्चर को आप स्टडी करें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। और आज हम स्टार्ट करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इलेक्ट्रिक सर्किट। यार हमने ना अपने घर के कंस्ट्रक्शन जब होते रहता है ना, जिसमें वायरिंग होती है, तो उसमें सर्किट हमने सुना होता है। अभी यार ये इंटरेस्टिंग सी जो चीज़ें हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें हमेशा दिखती हैं, जो हमारे घर में वायरिंग हुआ रहता है, कुछ वैसा ही डायग्राम हम यहाँ भी बनाएंगे और हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट को ईजिली किल करेंगे। तो आइए हम समझते हैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट वाले टॉपिक को कि आखिर इलेक्ट्रिक सर्किट आखिर होता क्या है। ओके, तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है उसे जरा सा हम पढ़ते हैं। ए कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब etc and switch between the two terminal of a cell or battery along which an electric current flow is a circuit। अभी यार बेसिकली ये क्या कह रहा है, इतना बड़ा स्टेटमेंट, इसमें एक छोटी सी बात छुपी हुई है क्या, कि यार जैसे अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमें क्या है, एक पाथ की ज़रूरत होती है ना। हमें लेट्स सपोज अगर आपको आपके घर से मार्केट के साइड जाना है तो आपको एक पाथ से होके गुजरना पड़ेगा, है ना, तभी आप मार्केट पहुंच पाओगे। सिमिलरली यार इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उनके लिए भी एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या होता है, वायर होता है। और हम अगर लाइक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जोड़ना चाहें, जैसे रेजिस्टेंसेस जोड़ लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब जोड़ लिए, और भी एक्स्ट्रा होता है, जिससे हम क्या करते हैं, उस कंडक्टिंग पाथ के लाइन में, है ना, जैसे हम चलते हैं तो हमारे रास्ते में कई चीज़ें पड़ती हैं, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, लेट्स सपोज किसी का बाइक कहीं खड़ा है, वैसे ही सिमिलर ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट का वो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें क्या हो, वायर्स हों, कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेज हों, है ना, और फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बल्ब हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हैं उस सर्किट में, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो, और क्या हो, एक स्विच हो। यार घर में देखा है ना, क्या है कि बल्ब जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम फ़ैन ऑन करते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम फ़ैन बंद कर देते स्विच से। तो स्विच से तो यार आप फेमिलियर हो गए, आपने स्विच को जाना कि स्विच बेसिकली काम क्या करता है ना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पॉज और रेज्यूम करता है ना। इलेक्ट्रिसिटी को रोकना हो तो क्या होता है, हम स्विच को बंद कर देते हैं, तो सर्किट जो होता है वो बेसिकली ओपन हो जाता है। हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ओपन और क्लोज सर्किट में। फिलहाल स्विच को तो आप जानते हो कि स्विच होता क्या है। ओके, तो यार इसे हम 2 टर्मिनल ऑफ सेल के बीच कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें एक बैटरी भी लगी होती है। ऑब्वियस सी बात है यार, हमें इलेक्ट्रिकल सोर्स तो चाहिए ही, तो एक इलेक्ट्रिकल सोर्स उसमें बैटरी भी होती है जिसके ऊपर करंट फ्लो करता है। तो बेसिकली सिंपल सा इतना कहने का मतलब यही है कि कोई एक पाथ है, कोई एक कंडक्टिंग पाथ है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर ये उसका रास्ता है, यहाँ मैंने बैटरी कनेक्ट की है, ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप याद रखिए कि जो रास्ता होता है ना, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग रास्ता जिस पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, फ्लो होता है, उसी को हम सर्किट बोलते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा, कि एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग रास्ता, देखो यहाँ लिखा है कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, जिसके अंदर क्या हो, वायर्स हों, कुछ रेजिस्टेंसेज हों, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी लगे हों, स्विच लगा हो 2 टर्मिनल ऑफ बैटरी के बीच में, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को पॉज और रिज्यूम कर सके, है ना। जब हमें रोकना हो तो हम रोक सके इलेक्ट्रिसिटी को, जब हमें बंद करना हो तो हम बंद कर सके, जब चालू करना हो तो चालू कर सके, ठीक है। तो बेसिकली स्विच का तो वर्क यही होता है, और जिस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो आई होप इलेक्ट्रिक सर्किट का फील तो आ गया होगा कि यार वो रास्ता, वो कंडक्टिंग पाथ, वो कंडक्टिंग रास्ता जिस पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, फ्लो होता है, और उसमें हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को लगाए होते हैं उसी रास्ते में, तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। बेसिकली एक पाथ है यार, कंडक्टिंग पाथ है, ठीक है। अभी यार सर्किट में अगर बनाने जाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं ये जो इतनी चीज़ें जो ऊपर लिखी है, ठीक है, इसको मैं अगर मैं सर्किट में ड्रॉ करूं तो वो बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको सिंबल्स पढ़ाया नहीं है, जो नीचे आप देख रहे हो कि सिंबल अवेलेबल है, मैं उनको पढ़ाऊंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से लगाऊं तो लेट्स सपोज ये एक बल्ब लगा दिया हमने, ऐसा होता है एक रजिस्टर, ठीक है, और यहाँ होता है हमारा एक स्विच,
ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई, हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, है ना। तो बेसिकली ये जो कंप्लीट एक फिगर बना है इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो यार आपको समझ में आ गया होगा, देखो इसमें वायर भी है और इसी वायर पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो बेसिकली ये एक रास्ता हो गया इसका, तो एक क्लोज्ड कंडक्टिंग कंटिन्यूअस रास्ता। देखो यार इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए कंटिन्यूअस पाथ जरूरी होता है। अगर मैं इस पाथ को कहीं से बीच से काट दूं या फिर बंद कर दूं तो यार इलेक्ट्रिक करंट पूरा फ्लो होकर वापस नहीं आ पाएगा यार, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। जहाँ से मैंने सर्किट ब्रेक कर दिया तो वहाँ से सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगी। और यार हमेशा जो होता है करंट जो होता है उसके लिए कंटिन्यूअस पाथ जरूरी होता है फ्लो होने के लिए। तो यार उसके आगे जहाँ से मैंने सर्किट तोड़ दी है उसके आगे करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको समझाता, ओपन और क्लोज सर्किट। देखो यहाँ दो और भी टर्म दिए हैं, देखो क्या है, ओपन और क्लोज सर्किट। यही इसी में पता चलेगा कि करंट कहाँ फ्लो होता है, कौन से सर्किट में, कौन से सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। देखो नाम है पहला क्या, ओपन, तो यार ऑब्वियस सी बात है सर्किट कहीं ना कहीं से क्या होगा, ब्रोकन सर्किट होगा, है ना। मतलब सर्किट जो होगा वो ओपन होगा, खुला होगा। तो लेट्स सपोज अगर ऐसा हो गया क्या कि अगर मैंने यहाँ बल्ब लगा दिया, है ना, ऐसा सर्किट, और ये ऐसे ला दिया, ठीक है। अब ये जो है स्विच को हम ऐसे भी दिखाते हैं, मैं नीचे बताऊंगा अभी। देखो इंस्ट्रूमेंट में अभी आप फिलहाल याद रखो कि ये जो है ये बेसिकली एक स्विच है, ठीक है, स्विच है, ये स्विच है, ठीक है। अब देखो मैंने स्विच को ओपन रखा है, तो बेसिकली जो स्विच का खेल मैंने बताया कि स्विच का खेल क्या होता है कि करंट को ओपन और क्लोज करना, है ना, करंट के फ्लो को ओपन और क्लोज करना, मतलब चालू या फिर बंद करना, है ना। यही होता है ना स्विच का काम। जब फैन हमें गर्मी लगती है तो हम फैन चालू कर देते हैं, और फिर जब जो ही हमें क्या होता है, हमें गर्मी लगनी बंद होती है, फिर हमारा जो काम खत्म हो जाता है, अगर हम रूम से बाहर जाने लगते हैं तो हम स्विच को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं ताकि फैन हमारा बंद हो जाए। तो बेसिकली स्विच बंद होता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है कहीं ना कहीं। तो यार देखो यहाँ क्या है कि स्विच जो है यहाँ ये ओपन है। अब देख रहे हो तो ये कंटिन्यूअस एक यार सर्किट बन नहीं पा रहा है। कंटिन्यूअस सर्किट तो ऐसा दिखता है ना, पूरा एकदम क्लोज, कहीं से खुला नहीं हो। लेकिन यहाँ देखोगे तो अगर करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू भी करेगा तो यहाँ आके यार इस पॉइंट पे करंट आके रुक जाए, क्योंकि इसके आगे तो यार खाली है, इसके आगे तो सर्किट क्या है, ब्रोकन है यार। इसके आगे सर्किट ब्रोकन है, सर्किट तो कंप्लीट है नहीं। और करंट को फ्लो होने के लिए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ चाहिए, अभी हमने देखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो सर्किट यार हमेशा एक कंटिन्यूअस या फिर क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए, आप क्लोज्ड भी कह सकते हो, ठीक है। तो यार यहाँ सर्किट तो क्लोज नहीं है, यहाँ सर्किट क्या है, ओपन है। मतलब सर्किट क्या है, बेसिकली इसको हम अदर लैंग्वेज में बोले तो सर्किट ब्रोकन है ना। सर्किट क्या है, पूरी कंप्लीट नहीं है, टूटी हुई सर्किट है। तो यार जब क्या हो, व्हेन द स्विच इज ओपन द सर्किट गेट ब्रोक। देखो जब हमने यहाँ स्विच क्या है ओपन किया है तो सर्किट क्या है, देखो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, सर्किट खुली है, सर्किट खुली है। तो यार सर्किट खुली है तो करंट को फ्लो होने के लिए तो कंटिन्यूअस पाथ चाहिए था, तो कंटिन्यूअस पाथ तो बन नहीं रहा है क्योंकि सर्किट हमने यहाँ खोल दिया ऐसे, ठीक। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि एक ओपन सर्किट ऐसी सर्किट होती है जिसमें क्या हो, जिसका सर्किट जो हो वो ब्रोकन होता है और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ओपन सर्किट, ठीक है। अब क्लोज सर्किट की बात करें तो जो ऑब्वियस सी बात है, जस्ट इसका उल्टा, जब स्विच क्लोज होगा तो सर्किट क्या होगी, कंप्लीट होगी। और मैंने बताया था कि करंट हमेशा कंप्लीट सर्किट में ही फ्लो करता है और उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ फिर से वही बल्ब लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने ऐसे बैटरी लगा दी। देखना यहाँ मैंने बैटरी लगानी भूल गई, आप यहाँ रिमेंबर कर लीजिएगा, यहाँ बैटरी भी है, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा जो होगा, ये हमारा स्विच जो है वो बेसिकली क्लोज्ड है ऐसे। देखो तो देखो यार यहाँ सर्किट जो है वो सर्किट यहाँ कंप्लीट दिख रहा है, सर्किट जो है वो यहाँ कंप्लीट दिख रहा है, एकदम क्लोज्ड सर्किट दिख रहा है, एकदम क्लोज है, देखो कहीं खुला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ स्विच क्या है, बेसिकली स्विच क्या है, स्विच भी क्लोज है। तो सर्किट जो हुई वो क्या हुई, कंप्लीट सर्किट बनी। और हमें पता है कि हमेशा करंट कंप्लीट सर्किट में ही फ्लो होता है यार, एक कंटिन्यूअस पाथ है। देखो हमने पढ़ा भी कि यार करंट जो है वो उस पाथ पे फ्लो करेगा जिस पे क्या हो, कंडक्टिंग पाथ कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस मतलब क्लोज हो। अब यार यहाँ कंटिन्यूअस तो नहीं है ना, यहाँ अगर मान लो अगर मैं ऐसे सर्किट खुला था ऐसे, ठीक है, तो यार करंट चला भी अगर यहाँ से तो यहाँ जाते जाते यहीं रुक जाएगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं, करंट यहीं रुक जाएगा, इसके आगे तो सर्किट ये देखो ओपन है, ये ओपन वाला एरिया है, तो यार सर्किट तो ओपन है तो करंट इसके आगे जाएगा नहीं। सो बेसिकली यही होता है ओपन और क्लोज्ड सर्किट। तो आई होप इलेक्ट्रिक सर्किट और ये दो टाइप के जो सर्किट हैं उसका एकदम रियल फील आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। तो अपन लोग अब जरा सा आगे बढ़ते और देखते हैं हम फाइनली सिम्बल्स को,
सिंबल्स को। अरे यार अब ये बताओ सिंबल की यार वाकई में ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले ज़रा सा इसको तो जाने। यार हमारे पास तो बैटरी हमने देखी है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हमने देखा है अपने आंखों से, तो यार उसके लिए सिंबल क्या ज़रूरत है। अभी यार मैं तुम्हें पहले बताता था, तो जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट बताता था अगर बैटरी या फिर सेल से रिलेटेड था तो मैं यार ऐसे बनाता था। अब यार इतनी बड़ी चीज़ें फिजिक्स में ड्रॉ करने में यार टाइम भी कंज्यूम करेगा, और यार सही बना पाएगा कोई या फिर कोई नहीं बना पाएगा तो सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो यार सबके लिए एक कॉमन हमने क्या भैया सिंबल दे दिया कि यार फिजिक्स में हम इतनी बड़ी चीज़ों को ना बना के हम डिनोशन वाली चीज़ें बनाएंगे कि डिनोट कैसे करते हैं उसे, ठीक है। एक छोटा मोटा फिगर जो ऑलमोस्ट सभी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या पड़ा यार, सिंबल्स का ज़रूरत पड़ा। यार उतनी बड़ी चीज़ें में टाइम कंजप्शन हमारा लगेगा, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट होगा, और परफेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, किसी को समझ आया फिर नहीं आया, तो उसके लिए ना हमने कॉमन सिंबल सबके लिए दे दिया, ठीक है। वो यहाँ लिखा हुआ है। तो यार एक सेल होता है जिसे हम ऐसे दिखाते हैं, जिसमें एक बड़ा सा डंडा और एक छोटा सा डंडा, ठीक है। ऐसे याद रखो, एक बड़ा सा डंडा एक छोटा सा डंडा। बड़ा सा डंडा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाएगा, छोटा सा डंडा हमारा नेगेटिव टर्मिनल कहा जाएगा। और याद करो मैंने बताया था कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। तो एक सेल को बेसिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब दो आ गया सेल तो क्या करेंगे, देखो दो सेल को एक साथ जोड़ दीजिए। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा जुड़ता है क्या, अगर लेट्स सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टिंगू सा छोटू टर्मिनल, फिर ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से जोड़ेंगे हमेशा सेल को, ठीक है। तो ये कहा जाएगा हमारा दो सेल, ठीक है, दो सेल का ऐसा डायग्राम। तो यहाँ देखो ये बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा, छोटी वाली डंडी नेगेटिव टर्मिनल, फिर बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली डंडी नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल जो है यानी कि छोटी वाली जो डंडी है उसे हम हमेशा, अगर दो बैटरी कनेक्ट करना है तो हम हमेशा उसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव वाली चीज़ें हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये डायग्राम रहा हमारा दो सेल का। अब एक कंडक्टिंग वायर, यार अब ऑब्वियस सी बात है, पतली सी लाइन बना देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टिंग वायर कहेंगे, ठीक है। अब एक वायर जॉइंट, अब यार हम क्या हुआ, एक वायर ऐसे पास हुआ और हमें यार इसके बीच से ना लेट्स सपोज इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में, ठीक है, यहाँ मेन बोर्ड है, ठीक है, और एक रूम आपका इधर है, एक रूम आपका इधर है। तो आप मेन बोर्ड से क्या करोगे, सप्लाई लाइन अगर आपको इस रूम में पहुंचाना है, ठीक है, लेट्स सपोज आपको, मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता, ठीक है, फिर से कलर से समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसे देखिए, ठीक है, ऐसे मैं क्या कह रहा ध्यान दीजिएगा फिर से। लेट्स सपोज अगर यहाँ आपका ये जो है वो आपके मेन सप्लाई है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर से आपके घर में लाइट दी जाती है थ्रू वायर, ठीक है, वो आपकी मेन सप्लाई मतलब आपके रूम में यहाँ आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आपको दो रूम है, एक ये रूम एक ये रूम, ठीक है। तो यार क्या किया हमने, मेन सप्लाई से एक वायर इस रूम में भेज दिया, ठीक है। और यार हम ना ह्यूमन से हम चालाकी करते, क्या करते कि यार फिर से इतना वायर इधर नहीं ले जाना पड़े, ठीक है, फिर से इतना वायर इधर नहीं ले जाना पड़े, इसीलिए हमने क्या किया, हमने सिंपली सा क्या किया, इसी वायर के बीच में ना इसी वायर के बीच में हमने एक जॉइंट बना दी। क्या किया, हमने एक जॉइंट बना दिया। कैसा जॉइंट बना दिया, वायर को क्या किया, बीच में से ऐसे, ऐसा क्या करते हैं इसको, जो होता है ना उसको यहाँ से हमने एक जॉइंट ला दिया इस रूम में। यार बेसिकली हम ह्यूमंस हैं, जुगाड़ से हमारी चीज़ें चलती हैं है ना। तो हमने मेन सप्लाई से एक मेन वायर यहाँ लाया इस रूम में, और इस रूम से यार हमारा वायर ज़्यादा फिर से इधर से अगर इधर ना जाना पड़े तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से वायर को थोड़ा सा क्या काट लिया और उसके अंदर से हमने एक जॉइंट बना दी और वहाँ से सीधे इस रूम में एक वायर लेते आए। तो बेसिकली वायर जॉइंट यही है। तो हम अपने घरों में है ना ऐसा कोई जॉइंट बनाते ना, जब हमें क्या बना, हमारे पास वायर की कमी होती है कभी कभी, है ना, तो क्या करते, एक रूम से इलेक्ट्रिसिटी लानी होती है तो उस वायर को क्या करते, जो उस रूम में जो वायर पास आउट हुआ रहता है, ठीक है, उसमें से हम थोड़ा सा क्या करते, उसको काट के और उसके अंदर से हम एक जॉइंट बना के अपने दूसरे रूम में लेते आते हैं। तो बेसिकली वायर जॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते फिजिक्स में, वो यहाँ गिवन है, ठीक है, वो यहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो वायर जॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी यहाँ गिवन है, ठीक है। अब हम आगे देखें, अब वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। अब देखो यहाँ हमने क्या कराया था, हमने कॉन्टैक्ट कराया था इस पॉइंट पे, लेकिन यार अब हम विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब कि लेट्स सपोज अगर एक वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक रूम इधर है और एक रूम इधर है, और आप बहुत ही धनी मनी आदमी हो, ठीक है, आपके पास काफ़ी वायर के पैसे हैं, आपने बहुत अच्छे से वायरिंग करा रखी है, तो आपने देखा होगा कि इस रूम में कोई सप्लाई अगर एक वायर से जाती है और इस रूम से अगर आपको ले जाना है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ एक रूम है, यहाँ एक रूम है, तो इस वाले साइड से अगर आपको इधर ले जाना है तो आप क्या करते हो, वायर को ऐसे ऊपर से ऐसे पास करा देते हो। तो यार कॉन्टैक्ट यहाँ नहीं हुआ है, देखो
यहाँ कांटेक्ट नहीं हुआ है, हमने एक वायर सीधा था, इसके ऊपर से दूसरी वायर को ऐसे भगा के हम ले गए हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट विदाउट कांटेक्ट यहाँ हुआ है, वायर क्रॉस कर रहे हैं वहाँ, तो उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। लेकिन यहाँ कांटेक्ट हुआ है, देखो यहाँ जॉइंट है ना यार, यहाँ जॉइंट है, लेकिन यहाँ जो है वो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, हम सिर्फ पास कराए हैं एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो जो वायर क्रॉसिंग होता है विदाउट कांटेक्ट उसे हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक रजिस्टर नाम की चीज़ आपने देखी होगी, रजिस्टर, है ना। अगर नहीं देखोगे तो आप जब लैब में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ आपको दिखाया जाएगा कि रजिस्टर आखिर होता कैसा है। आपने देखा होगा, कई लोग इसे IC बोलते हैं, ये ऐसा होता है, ऐसा आपने देखा होगा ऐसा शायद, है ना। इसके अंदर कई कलर के पतले पतले ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं, तो इसे हम रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो यार रजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा हम ऐसे, ठीक है, ऐसे जिगजैग वे में, और इधर से 2 वायर निकाल देते हैं। तो एक रजिस्टर जो होता है वो बेसिकली उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा रजिस्टर। सर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आने वाले वीडियोस में भी उसको दिखा दूंगा। फिलहाल याद रखिए कि रजिस्टर एक कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर इसे रियोस्टेट बोलते हैं। अब देखो ये जो रजिस्टर है ना, सिंपली अगर आपको कहीं ऐसा दिखे फिगर ऐसा, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? फिक्स्ड होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल ऐसी याद रखिए कि ये कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी बेसिकली, जो सिंपल अगर ऐसा ड्रॉ है तो वो यार फिक्स्ड होगी। अभी इतना याद रखिए, ठीक है, कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि जो भी ये रेजिस्टेंस जो हमने सुन रहे हैं ये एक प्रॉपर्टी है, तो ये जो भी ये जो प्रॉपर्टी होगी वो बेसिकली ऐसे अगर कहीं ड्राइंग लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया? यहाँ आ गया हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का टर्म। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। तो यार इसका जो प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो इसको हम ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे दिखाते हैं, दोनों, ठीक है। अब ऐसा सिंपली अगर कहीं ऐसे जिगजैग बनाया तो आप समझ जाइए कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा, यानी जो प्रॉपर्टी है ये रेजिस्टेंस, इसको हम आगे सुनेंगे, इसको डील करेंगे अच्छे से। फिलहाल याद रखिए रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर की, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो यार फिलहाल याद रखिए जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली ऐसे अगर लिखा है तो वो फिक्स्ड होगी, अगर ऐसा ड्राइंग है तो, और अगर ऐसा ड्राइंग है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? वेरिएबल होगी, मतलब कि हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस इतना ही है, जिसको हम रियोस्टैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियोस्टैट, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसके हम प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा सकते हैं, और रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसके रेजिस्टेंस को हम बढ़ा घटा सकें, अपने से एडजस्ट कर सकें अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना, और रेजिस्टेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये दोनों फिगर आप याद रखिएगा, ठीक है। अब एमीटर मैंने बताया था एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो वो यहाँ है आपका, ठीक है। ऐसे ए बनाया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, इधर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। वैसे ही सिंपली वोल्ट मीटर, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए होता है। अब एक चीज़ आया गैल्वेनोमीटर, जिसको जी से डिनोट करते हैं। अब यार याद रखो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे हम करंट भी मेजर करते और पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करते हैं। मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को मेजर करना अगर एक साथ, तो उसे हम गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। और गैल्वेनोमीटर का सिंपल सा यूज है कि यार जो एमीटर होता है ना, वो छोटे से छोटे करंट को ना एकदम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता है ना। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ होती है कि ये माइनर करंट, एकदम छोटे से करंट को ये मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, उतने तक ही मेजर करेगा, उससे नीचे नहीं करेगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर ना यार बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर सकता है, एकदम माइनर सा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली यूज होता है माइनर, जो भी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसको मेजर करने के लिए। मतलब एकदम स्मॉल अमाउंट में करंट को मेजर करना है तो वो अमीटर के बस की बात नहीं है, ठीक है। वो एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस से ही होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते। अब देखो यहाँ क्या है, स्विच दिया है जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। ये ओपन प्लग की है, मतलब ओपन मतलब देखो खुला हुआ है, ठीक है, खुला हुआ है, तो ये ओपन स्विच का रिप्रेजेंटेशन हो गया ऐसे। अब यहाँ देखो ये क्लोज स्विच है, देखो एक पे एक ऐसे स्विच है, ठीक है। और देखो ये दोनों जो है बेसिकली वो स्विच ही है, ये भी है और ये भी है। आप ऐसे कीजिए रिप्रेजेंट या फिर आप ऐसे कीजिए रिप्रेजेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों स्विच ही है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्लोज्ड स्विच है जिसकी क्लोज्ड की प्लग है, देखो क्लोज प्लग की लिखा है ना, मतलब ये क्लोज स्विच का डायग्राम है, तो वो ऐसा है, ठीक है। और देखो इधर क्या था, ओपन में यहाँ बिंदु नहीं था,
और यहाँ देखो बिंदु आ गया है, ठीक है। तो जो डॉट डॉट बेसिकली क्लोज को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी कुछ भी अगर नहीं हो, है ना, कुछ भी नहीं हो तो वो बेसिकली क्या करता है, ओपन को रिप्रेजेंट करता है। देखो अगर मैं इसको मिटा के दिखाऊं तो क्या है, देखो इसके बीच कोई डॉट नहीं है ना। दूसरे वाले फिगर में देखो और वाले फिगर में देखो, तो उसके बीच जो है वो कोई डॉट नहीं है, तो बेसिकली वो जो है वो क्या है कि ओपन है और ये क्लोज्ड है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कई बार बनाया ड्राइंग में, तो आपको समझ में आ गया होगा। सो दीज आर दी सिम्बल्स, ठीक है। आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप ये वाला पूरा स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया सर्किट डायग्राम। अब यार हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया, तो सर्किट डायग्राम तो बहुत आसान सी चीज़ है। क्या है कि यार देखो, जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट, जब एक पूरा कंप्लीट सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं ना, जैसा हमने बनाया था ऐसे, है ना, ये हमारी बैटरी, अब तो आप जान गए हो, बैटरी से फेमिलियर हो गए हो, ये हमारी स्विच हो गई, ठीक है। यहाँ हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया, लेट्स सपोज यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगा लिया, तो जो कंप्लीट एक फिगर बनाना यार, इसी को हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ये एक डायग्राम बना, तो सिंपली सा वही कुछ है क्या कि डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड। कैसे कैसे हम अलग अलग कंपोनेंट को कनेक्ट करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर द कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। मतलब कि अगर मैं लेट्स सपोज, अगर आपसे कोई कह दिया, ठीक है, कि एक बल्ब लगा दो सर्किट में, स्टेटमेंट में लेट्स सपोज आपको लिखा है, तो हमने एक बल्ब लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दो, एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। उसने कहा कि उसमें एक बैटरी भी होनी चाहिए, तो हमने एक बैटरी भी लगा दिया, है ना। उसने कहा कि जो सर्किट है ना, उसका जो स्विच है वो बेसिकली क्लोज होना चाहिए, तो हमने एक क्लोज स्विच बना दिया। तो बेसिकली जो कंप्लीट डायग्राम ड्रा हुआ, और इसमें हमने जाना कि कैसे अलग अलग कंपोनेंट जो हैं वो सर्किट में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हैं, और विथ सिंबल्स। देखो हमने सिंबल्स यहाँ यूज किया है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट जो एक डायग्राम बना, इसी को हम बेसिकली सर्किट डायग्राम बोलेंगे। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट समझा, और उसी सर्किट को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करें, कहाँ कहाँ कौन कौन से कंपोनेंट को लगाएं, तो एक कंप्लीट डायग्राम तैयार होगा। उसी कंप्लीट डायग्राम को हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं, बस, ठीक है। तो देखो यहाँ दो डायग्राम बनाए भी गए हैं। यहाँ एक बनाया गया है, देखो, जिसमें स्विच क्या है, ओपन है। देखो यहाँ एक बनाया गया है जिसमें स्विच ओपन है, यहाँ स्विच क्लोज है। तो ये कंप्लीट डायग्राम ये तैयार हुआ, ये पूरा, उप्स, ये पूरा जो है वो बेसिकली एक कंप्लीट डायग्राम तैयार हुआ है। तो इसे हम बोलेंगे एक सर्किट डायग्राम, ठीक है। समझ में आया यार? कुछ भी नहीं है सर्किट डायग्राम, बस इतना है ना कि एक कंप्लीट डायग्राम जिसमें हम क्या, डिफरेंट कंपोनेंट कैसे कनेक्टेड हो वो पता चले, ठीक है, जिसे देख के उसी को हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। देखो ये पूरा जो है ये एक डायग्राम, ठीक है, फिर ये पूरा एक डायग्राम, तो ये दोनों क्या है, बेसिकली सर्किट डायग्राम कहे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप सर्किट डायग्राम क्या हुआ, क्लियर हो गया होगा। नीचे भी वही चीज़ देखी गई है, देखो एक सर्किट डायग्राम, ठीक है। अ सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। क्या कह रहा है, एक ऐसा सर्किट डायग्राम जिसमें बहुत अलग अलग कंपोनेंट लगे हैं, और देखो फाइनली जो तैयार हुआ है उसी को हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। देखो देखो इसमें क्या है, एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, फिर क्या लगा है, वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, फिर क्या लगा है, रजिस्टर भी लगा हुआ है। देखो मैंने बोला था ना रजिस्टर कैसा होता है, देखो जिगजैग की तरह। देखो यहाँ एमीटर लगा हुआ है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है। यार कैसे हम कनेक्ट करेंगे सीरीज पैरेलल, ये हम आगे पढ़ेंगे कनेक्शंस में। फिलहाल याद रखिए कि कंप्लीट फिगर यहाँ जो बना है यही बेसिकली एक सर्किट डायग्राम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सर्किट डायग्राम, ठीक है। जिसमें देखो हमने ये स्विच लगाया है ना, इसमें सेल लगाया है, कंडक्टिंग वायर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक डायग्राम जो है वो यहाँ नीचे रिप्रेजेंटेड किया गया है, तो सर्किट डायग्राम यही था, ठीक है, और कुछ नहीं था सर्किट डायग्राम में। अब हम आगे बढ़ते, ओके, अब हम आगे बढ़ते और हम बात करते अब क्या, ओम्स लॉ। अब हमारा बेसिकली ना ये हमारा हाफ ऑफ द पोर्शन चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। यार बहुत ही मज़ेदार सा लॉ है, क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सा लॉ है यार। आओ ज़रा सा इस लॉ को जाने। यार ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ना, अगर मैं यहाँ पहले तुम्हें बताऊँ, ठीक है, विदाउट स्टेटमेंट को पढ़े हुए, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। अब इस कांस्टेंट टेम्परेचर शब्द का मतलब क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर शब्द का मतलब इतना ही है कि अगर टेम्परेचर क्या हो, सेम रहे, टेम्परेचर चेंज नहीं हो, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब सेम होता है, तो किसी भी सेम टेम्परेचर पे, मतलब हमने इस टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है, कांस्टेंट रहा है टेम्परेचर, ठीक है। तो जो भी वायर होता है या फिर जो भी एक कंडक्टर होता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि V, है ना, और उसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा यानी कि I, वो हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सर ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो क्या कह रहा है यहाँ
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमेशा ये जो होगा किसी भी कंडक्टर के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, या फिर जो भी क्या होगा उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, तो ये दोनों आपस में एक रिलेशन रखते हैं। क्या करते, एक रिलेशन रखते, और वो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कि अगर यहाँ कोई टेम्परेचर अगर बदलता रहे हर वक्त, तो ये जो है ये लॉ वैलिड नहीं होगा, ये पूरा लॉ वैलिड नहीं होगा अगर टेम्परेचर बदलता रहे तो। सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है, टेम्परेचर हमने सेम रखा है, ठीक है। तो क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर सेम है तो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब कि इस कंडक्टर में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जिसको हम भी से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो एक रिलेशन रखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक रिलेशन होगा। क्या, किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस और उसके करंट के बीच एक रिलेशन होगा। वो कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। क्या, उसके पोटेंशियल डिफरेंस और उसके करंट के बीच, ठीक है, किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, इतनी चीज़ें तो हम आपने बोली, तो हमने जो है आपकी बातों को सुना और समझ लिया। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? देखो यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मतलब है ना, एक बहुत ही सिंपल सा मतलब है। कैसा मतलब है कि अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो एक क्वांटिटी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, एक क्वांटिटी यहाँ करंट है, तो ये दोनों आपस में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर जितना अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाएंगे आप, उतना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि जितना आप करंट को बढ़ाओ उतना आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना आप करंट बढ़ा रहे हो उतना अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर किसी कंडक्टर में, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मगर अगर किसी कंडक्टर में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है, मस्त अगर रूम में रखा है तो रूम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो रूम में आराम से रखा हुआ है वायर, तो उसके बीच, ठीक है, उसके बीच क्या होगा, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर हम उसे बढ़ा दें एकदम से, है ना, तो ऑटोमेटिक उसका जो करंट होगा उस वायर में वो ज़्यादा हो जाएगा। बस यही कहने का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी उसकी बढ़ेगी। उप्स, ये क्या हो गया, देखो क्या कह रहा है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी उसकी बढ़ेगी। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एक को बढ़ाएं तो दूसरा भी उसके साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है। आई होप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाकई में समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है क्या, इस लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर यार भाई साहब बदलना नहीं चाहिए। अगर टेम्परेचर बदला तो फिर ये लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। तो देखो क्या कह रहा है, पढ़े इसको जरा सा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, देखो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मतलब कि क्या, कि जो करंट होगा या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वाई से वर्सा भी वर्क करता है। या तो आप वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखिए, या फिर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिखिए। यार दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही है। मतलब कि अगर एक तरह से करंट बढ़ा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, या फिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही बढ़ा है तो करंट भी बढ़ेगा। तो दोनों जो है वाई से वर्सा भी ट्रू होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है क्या, कि एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी साथ में बढ़ेगी। वही ये ओम्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर हम ना बदलें तो किसी भी कंडक्टर के अराउंड, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जो मान ले सपोज अगर भी पोटेंशियल है और आई करंट फ्लो हो रहा है, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब कि अगर वी को कहीं से मैं बढ़ा दूं, ठीक है, तो आई भी साथ साथ बढ़ जाएगा, ठीक है। यही कहता है पूरा ओम्स लॉ। देखो यही स्टेटमेंट पढ़ो, समझ में आ जाएगा। मैंने पढ़ा भी है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ की स्टेटमेंट दिया है कि अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में, और वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, उसके एंड पे, तो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग उसे कैसे लिखेंगे, मैंने अभी बताया था। क्या कैसे लिखेंगे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जैसा हमने यहाँ लिखा है। देखो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो यही है, ओम्स लॉ तो यही कहता है ना यार। ओम्स लॉ बेसिकली यही कहता है कि जो करंट होगा या फिर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर नहीं बदले तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने उसे कैसे लिखा, अगर आई करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में और उसकी अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो हम सिंपली उसे क्या लिखेंगे, आई इंटू वी या फिर वी इंटू आई, ठीक है। देखो दोनों तरीके से मैंने यहाँ नीचे लिखा है, ठीक है। तो वी इंटू आई हमें पता चल गया ओम्स लॉ से। अच्छा, अब बताओ
ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार, ऐसा तो कोई मैथमेटिकल सिंबल हमने पढ़ा नहीं है जिसके साथ हम कैलकुलेशन कर सके, है ना। ऐसा कोई मैथमेटिकल सिंबल तो हमने पढ़ा नहीं है जिसके साथ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसे तो हम अभी जान रहे हैं कि ऐसा साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को दिखाने का ये साइन होता है, ठीक है। ये ऐसे अल्फा की तरह अल्फा की तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को दिखाने का ये साइन होता है। लेकिन यार ऐसा तो हमने क्या है कि हमने पढ़ा नहीं है यार, है ना। इससे तो कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ऐसा कुछ पढ़ा है, इक्वल्स टू अगर रहता तो हम समझ जाते। तो यार हमें इस साइन को ना अब यहाँ से गायब करना है, ठीक है। हमें इस साइन को इस इक्वेशन से हटाना है, ठीक है। तो हम कैसे हटाएंगे यार, सिंपल सा, अगर हमें एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाना है यहाँ से, अब यार फार्मूला बोलेगा तभी तो एक लॉ भी वैलिड रहेगा, है ना। लॉ क्या कहता है, थ्योरी दीजिए, उसका फार्मूला प्रूफ कीजिए, मैथमेटिकली भी उसे मैथमेटिकली सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यार लेकिन ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैथमेटिकली सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके साथ हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, मतलब ना ही प्लस कर सकते, ना ही माइनस, ठीक है, ना ही मल्टीप्लाई, ना ही डिवाइड, ना ही इक्वल टू। अब यार देखो तो क्या होगा कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो साइन है इसे हमें इक्वल टू में बदलना पड़ेगा, तभी हमें एक मैथमेटिकल फार्मूला मिलेगा जो हमें यहाँ मिला है। देखो हमने लिखा है यहाँ v इक्वल टू r इंटू आई। तो यार जब भी हमें किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में बदलना होता है तो हमें ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है उस इक्वेशन में। हमने देखो यहाँ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i पहले लिखा था, ठीक है। तो अगर हमें इसको इक्वल टू में बदलना है तो v इक्वल्स टू आई और एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस केस में जो कांस्टेंट है वो r है। देखो हमने r से यहाँ मल्टीप्लाई किया है i के टर्म में, तब ये इक्वल टू में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इक्वल टू में बदल गया है। तो हमें एक फार्मूला मिल गया कंप्लीट, v इक्वल्स टू r इंटू आई या फिर v इक्वल्स टू i इंटू r, ठीक है। तो देखो वेयर r इज अ कांस्टेंट जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे, मैंने बताया था रेजिस्टेंस के बारे में। और फिलहाल याद रखिए कि r यहाँ क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो क्या होता है, वो जो होता है वो नेचर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो यार ओम्स लॉ पूरा टेम्परेचर पे वैलिड है, अगर टेम्परेचर बदल दें तो ओम्स लॉ तो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी किसकी है, अब ये जो r जो है, ये हमने जो कांस्टेंट है ना, यहाँ सुना है कांस्टेंट, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू बनाने के लिए i के साथ हमने इसका मल्टीप्लाई किया। तो ये डिपेंड करता है, ये जो r की वैल्यू है ये हमेशा किस पे डिपेंड करेंगी, सिर्फ 4 चीज़ों पे। किस पे यार, नेचर कैसा है कंडक्टर का, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कंडक्टर कैसा लिया है, डिफरेंट कंडक्टर है तो डिफरेंट वैल्यू होगी r की, है ना। लेट्स सपोज अगर आयरन लिया है कंडक्टर में तो उसकी वैल्यू r की डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज अगर कॉपर लिया है ना, नॉर्मल सा वायर, तो उसकी r की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब ये r की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है। देखो यहाँ लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ो पूरा सा, क्या कि वेयर r इज ए कांस्टेंट का रेजिस्टेंस, और ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। लेंथ कितनी है, लेट्स सपोज अगर एक छोटू टिंगू सा वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, यानी r की वैल्यू डिफरेंट होगी उसके लिए। और एक लंबा सा वायर है तो उसके लिए r की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, बाकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम इसे कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया v इक्वल्स टू r इंटू आई। तो जो r जो है ये कांस्टेंट है ना, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, लेंथ पे, एरिया कितना है उस वायर का, है ना। एक मोटा वायर है तो उसका r डिफरेंट होगा, एक पतला वायर है तो उसका r डिफरेंट होगा, ठीक है। और टेम्परेचर पे तो पूरा लॉ ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो जहाँ r जो है वो याद रखिएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हमें एक फार्मूला मिल गया v इक्वल्स टू r इंटू आई फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, अब यहाँ से हम r का फार्मूला निकाल सकते हैं। r का फार्मूला क्या हो जाएगा, v इंटू आई। अरे यार जब नॉर्मल सा इक्वेशन मिल गया तो हम यहाँ से r का फार्मूला निकाल लेंगे। r क्या हो जाएगा, v इंटू आई। देखो यहाँ r अगर i मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो v इंटू आई, r का फार्मूला भी हमें मिल गया, ठीक है। जहाँ v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, i जो है करंट है और r जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो पता चल गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और नोटिस कर सकते हो क्या कि देखो v इक्वल्स टू आई आर, ये हमें ओम्स लॉ से फार्मूला मिला, ठीक है। इससे हमने r का फार्मूला निकाल दिया, क्या आया, v इंटू आई, ठीक है। इससे हम करंट का ही फार्मूला निकाल सकते हैं जो हो जाएगा v बाई आर। क्या होगा, v बाई आर। ये हमें करंट का फार्मूला मिल गया, ये हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला मिल गया और ये हमें पूरा ओम्स लॉ का फार्मूला टोटल मिला, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जो करंट जो है, ठीक है, ये जो करंट जो है ये
पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी रिलेशन रख रहा है और आर के साथ भी रिलेशन रख रहा है। अगर मैं इस इक्वल टू के साइन को कुछ देर के लिए भूल जाऊं, ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज इक्वल टू के इस साइन को कुछ देर के लिए भूल जाऊं, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से पूरा चला गया, अच्छा रुक जाओ, अगर मैं इस इक्वल टू के साइन जो मैंने यहाँ लिखा था, है ना, क्या लिखा था, ये v इक्वल्स टू आई आर, इससे हमने i का फॉर्मूला निकाला था क्या, v अपॉन आर, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो क्या कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें दिखाना रहता है तो हम एक क्वांटिटी को इधर लिखते हैं, उसके बराबर दूसरी क्वांटिटी को लिखते हैं, जैसा हमने अभी देखा था, ठीक है, कुछ ऐसा या फिर ऐसा, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाएगा, ठीक है। और इसमें ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ साथ एक और रिलेशन आता है जिसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्सली, यहाँ आई ई नहीं होगा, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये क्या है सर, देखो कुछ नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो भी क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो उसके अपॉन में लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, अपॉन में लिखी। सर नहीं समझ में आया, देखो यहाँ देखो, हमने v के सामने ये साइन लगाया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और v के सामने हमने i को लिखा था, इधर v है इधर i है, तो ये दोनों एक समान एक लाइन में थे, है ना, तो इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। और हमको पता है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर कंपेयर करना होता है तो हम सिर्फ टू क्वांटिटी को एक टाइम पे एट ए टाइम मतलब एक टाइम पे हम दो क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। यार ऐसा थोड़ा होता है कि टीन कंपैरिजन देखे हो, नहीं, हमें दो क्वांटिटी होती है, अगर एक दूसरे से कंपेयर करना है, ठीक है, कि क्या रिलेशन रख रहे हैं, तो एट ए टाइम हम सिर्फ दो क्वांटिटी को लेंगे। तो इसमें हमने एक बार v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i ले लिया, तो v के सामने हमने एक बार i ले लिया, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि ऐसे जो लिखा होता है, अगर एक लाइन में कोई भी क्वांटिटी अगर लिखी हुई है एक लाइन में, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रख रही होंगी, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, और उसमें ये साइन है और वो 1 अपॉन में करके लिखा है, तो देखो यहाँ यार अगर i जो है वो v के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है, तो i और v एक दूसरे के सामने हैं, तो i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ा उतना करंट बढ़ेगा, या फिर करंट जितना बढ़ा उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो बेसिकली सिंपल सा ये रिलेशन एक है ना। और यहाँ देखो i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो अब हमने एट ए टाइम सिर्फ दो क्वांटिटी लेनी है, तो एक क्वांटिटी हमने करंट ले ली, अब दूसरी क्वांटिटी क्या है, तो v बाई आर लिखा है, तो v को तो हमने ऑलरेडी पहले ऊपर कंपेयर कर लिया है, तो यहाँ हम 1 अपॉन आर लिख देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ देखो, ठीक है, i को r के साथ देखो, तो ये जो है 1 अपॉन में जो लिखा होता है ऐसे, ठीक है, 1 अपॉन में, जैसे यहाँ देखो कि i यहाँ लिखता मैं उस चीज़ को i इक्वल्स टू v, ठीक है, तो ये एक लाइन में है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहे जाएंगे। और जब ये i अगर ऐसे 1 अपॉन r कर दिया जाए, एट ए टाइम दो क्वांटिटी हम ले सकते हैं, देखो एक क्वांटिटी हमने यहाँ लिया है i, एक क्वांटिटी हमने यहाँ लिया है v, वैसे एक क्वांटिटी यहाँ i लिया है, यहाँ एक क्वांटिटी r लिया है, तो दो क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये कौन सा रिलेशन रख रहे हैं। तो अगर i जो है अगर 1 अपॉन r कहीं लिखा है तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस वेरी गुड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा अगर एक समान में लिखा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर इनवर्स यानी अपॉन करके कहीं लिखा है दो क्वांटिटी, ठीक है, और उसके बीच ऐसा साइन है, तो हम क्या कहेंगे कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि सर एक क्वांटिटी बढ़ेगी, तो आपने बताया था दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब अगर ऐसे कहीं लिखा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी साथ में। लेकिन अगर ऐसा कहीं लिखा है ऐसा, तो हम मैंने अभी बताया कि अपॉन में अगर करके कोई क्वांटिटी लिखी है, ठीक है, हमेशा 1 अपॉन में लिखते हैं अगर दो क्वांटिटी को कंपेयर करना होता है, तो अपॉन में जब भी लिखा होगा तो वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। देखो ओ हाँ करो, हाँ देखो उल्टा हो गया इसमें, हाँ ये कैसे हो गया, देखो i बढ़ रहा है तो हम भी यहाँ बढ़ा रहे हैं, मतलब कि i जितना बढ़ाएंगे उतना v बढ़ेगा। तो रिलेशन कौन सा है, डायरेक्टली रिलेशन है। और अगर यहाँ r बढ़ा रहे हैं तो इनवर्सली के केस में i घटेगा, मतलब जितना अमाउंट ऑफ r बढ़ाते जाएं, यार i जो है वो बहुत बदमाश है, वो कम होते जा रहा है। तो जितना हम r बढ़ा रहे हैं उतना i कम हो रहा है, मतलब जो इन्वर्स रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। नाम ही है इन्वर्स, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, ठीक है। और डायरेक्टली में क्या होता था कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो याद रखिएगा डायरेक्टली और इन्वर्सली में डिफरेंस, ठीक है। इन्वर्सली में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं दूसरी क्वांटिटी घटती है, और डायरेक्टली में एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। डायरेक्टली में दोनों क्वांटिटी बढ़ती हैं और इन्वर्सली में एक बढ़ता है और एक घटता है, ठीक है। तो दिस इज इनवर्स रिलेशन, ठीक है।
और दिस इज डायरेक्टली रिलेशन, ठीक है। अब देखो तो वही यहाँ लिखा है कि अगर आई, हम यहाँ से अगर आई का भी फार्मूला निकाले फ्रॉम द एबव रिलेशन, और अब मान लो यहाँ से हमने यहाँ आर का फार्मूला निकाला था जो था आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अगर यहाँ से आई का फार्मूला निकाले तो ये हो जाएगा क्या, वी अपॉन आर। और इस इक्वेशन को देखो, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम एबव इक्वेशन नंबर 1, देखो इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। तो देखो हमने लिखा द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यस। और द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, देखो दिख रहा है आई और आर, आई और भी को देखो, आई और आर को देखो। तो आई जो है वो 1 अपॉन आर का रिलेशन रख रहा है और आई जो है वो डायरेक्टली भी का रिलेशन रख रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ओम्स लॉ। फाइनली हमने ओम्स लॉ को भी बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से किल कर लिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 4 बॉयज और गर्ल्स सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हमारे लेक्चर नंबर 5 में जो भी चीज़ आगे बच्चे होंगे उसे हम डील करेंगे। फिलहाल हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ ली हैं, अब हम इसी के ऊपर आपसे मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो टिंगू छोटे से न्यूमेरिकल होंगे उसे आप कर लीजिएगा, जो नहीं होगा उसे मैं ऑलरेडी कराऊंगा, मैं सेट एक्सरसाइज भी कराऊंगा, ठीक है। तो पूरी चीज़ें हम अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस देखने के लिए। इसमें हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। आज हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा, 2 तरह के सर्किट पढ़े, कंपोनेंट्स पढ़े, सर्किट डायग्राम पढ़ा, ठीक है। और ओम्स लॉ फाइनली हमने पूरा किल कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया, जिसपे अच्छे खासे न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो सकते हैं। हमारे पास 3 फार्मूला मिला, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। फिर क्या मिला, I इक्वल्स टू भी बाई आर, ठीक है। फिर क्या मिला, R इक्वल्स टू भी बाई आई, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हमारे पास मिले, आप इन तीनों को बाय हार्ट याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं हम। स्टे होम, स्टे सेफ, सब्सक्राइब टू मैट्रिक्स क्लासेस और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।